पिक्चर चालू करो बे। यहीं से शुरू करिए, राजकिशोर खत्म कर रहे हैं 26 पर देखते हैं। चलिए पहले थोड़ी देर, आपको लग रहा है कि अगर जैसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में बहुत मजबूत हैं, उसी तरह असम में हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत है, तमिलनाडु में स्टालिन मजबूत है, पुदुचेरी में कुछ भी हो सकता है, और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला है और कांग्रेस आगे है। इस लिहाज से 2026 इंडिया गठबंधन या विपक्ष का साल रह सकता है, क्यों नहीं? जी नमस्कार मानक जी। देखिए, दो तो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सब सीधी लड़ाई में है, आसाम और केरला। केरला और आसाम में तो एलडीएफ यूडीएफ है, वहां तो बीजेपी है नहीं। केरला में, आसाम में सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। पौंडीचेरी में भी कांग्रेस ही है मुख्य विपक्षी दल, जो एन रंगास्वामी की पार्टी है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, वो बीजेपी वहां छोटा दल है। तो इन तीनों में अब बच गए जो तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी छोटी है, वहां तो कामराज के बाद कोई पार्टी का मुख्यमंत्री बना नहीं है, तो वहां पार्टी छोटी है, लेकिन स्टालिन जो है वो पॉपुलर लीडर है, वो मजबूत है। बीजेपी वहां बहुत छोटी पार्टी, कांग्रेस से भी छोटी है, तो बीजेपी का पूरा दारोमदार एडीएमके के साथ जो अलायंस है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब बच गया बंगाल। मुख्य लड़ाई बंगाल की है। बीजेपी का पूरी फाइट इन 5 राज्यों में जो है वो मुख्य तौर पर बंगाल में ही है, कि बंगाल को अगर वो लोग जीत पाएंगे तो बीजेपी की वाकई एक बड़ी जीत होगी, और अगर नहीं जीत पाएंगे तो वो लोग देखिए कोशिश तो करते ही रहेंगे, वो तो कोशिश रुकने वाले हैं नहीं, लेकिन कोशिश उन्होंने जारी अपनी शुरू कर दी है, वो दिख रही है हमको भी, और अभी से शुरुआत हो गई है। लेकिन देखिए उसी कोशिश में हमने देखा, उसी कोशिश में एक पत्रकार देश के गृह मंत्री को असहज कर देता है, वो जवाब दे नहीं पाते हैं, ये भी हमने देखा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने कल भी देखा कि एक कैलाश विजयवर्गीय से एक सवाल पूछ लिया जाता है, वो असहज हो जाते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोगों को कमजोरियां दिख रही हैं, मुझे लगता है 2025 का साल उसके नाम रहा। सबसे बड़े विलन मेरी जानकारी में, मेरे हिसाब से, इस देश में ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग के ऊपर जो प्रश्न खड़े हुए हैं मानिक भाई, वो 75 बरस में कभी नहीं हुए। जितनी ज्यादा डिबेट्स हमने चुनाव आयोग पर करी हैं, जितना ज्यादा चुनाव आयोग के ऊपर जो भरोसा लोगों का कम हुआ है। चाहे देखिए चुनाव कोई जीत जाए, लेकिन फिर भी क्यों बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव में निष्पक्षता पर प्रश्न है। ये तो आज भी खड़ा हो रहा है, सड़क नुक्कड़ चौक चौराहों पर खड़ा हो रहा है। हम लोगों ने बात की, जनता का दबाव है, जनता ही बात कर रही है। टीवी स्टूडियोज के बाहर जनता इस मुद्दे पर बात कर रही है कि यार चुनाव ठीक हो रहे हैं कि नहीं, हमारा वोट किधर जा रहा है। और आज भी ढेरों प्रश्न खड़े हैं। कल 31 तारीख को जब अभिषेक बनर्जी मिलके आते हैं, तो जो उन्होंने सवाल खड़े किए, वो लोग ये कहते हैं कि वो मेरे साथ जिस तरह से बदतमीजी से बात की गई, उंगली दिखा के बातें की गई, ये हमने कभी देखा क्या इसके पहले? हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो सकता है वो गलत कह रहे हो, लेकिन हम लोगों को कौन बताएगा ये बात कि वो गलत कह रहे हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो सीसीटीवी की फुटेज थी वो सार्वजनिक कर दी जाए। इस तरह की बातें अगर किसी संवैधानिक संस्थान पर खड़ी होंगी तो जाहिर है उसकी कमजोरी, उसके ऊपर जो भरोसा है वो वीक होगा। दूसरा, मुझे यही नहीं, अभी और सुनिए, लगता है जो सबसे बड़ा नकारात्मक इस साल में हुआ है, वो काम हुआ एक मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश, और उसके बाद उसके डिफेंस में भी कुछ लोग आ गए। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा काम हुआ है। आज हमारा जो सबसे बड़ा संवैधानिक इदारा है, उस इदारे के सबसे बड़ी पीठ पर बैठे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई हमला होता है, और उस पर भी दो मत हैं, उस पर भी अगर राय बट जाती है लोगों की, मुझे लगता है यह भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग बात है। और उस पर भी फिर कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर जोड़ रहा है। और उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग इसके ऊपर कंटेम्प्ट का जो कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें किस तरफ लेके जाती हैं? ये लेके जाती हैं आखिरी में हम लोगों को एंजल चकमा की तरफ, जो इसी साल में हो गया। कि अगर वहां पर उनको रोका जाता कि धर्म के जो धर्मांध लोग हो गए हैं, अगर उनको सही वक्त पर रोका जाता तो ना एंजल चकमा होता, और ना हम लोगों को क्रिसमस पर जो देखने को मिला है, ना हम लोग वो देखते। तो ये तमाम चीजें जुड़ के मुझे लगता है कि आखिरी का जो दौरा है ना, आखिरी में, वो मुझे लगता है बहुत निराशा का दौर रहा मानक भाई। और ये जो घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं बेचैन करने वाली हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में इतने छोटा सा एक माइक्रो माइनॉरिटी है, छोटी सी माइनॉरिटी है, उसके ऊपर जो हमले हुए, वो कहीं ना कहीं पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप पर सवाल निशान खड़े करते हैं। और आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक बात और, कि जिस तरीके से जो पोल्यूशन का मामला है, उस पोल्यूशन के मामले पर भी दो मत हो गए लोग। दिवाली के टाइम हमने देखा कि कैसे सेलिब्रेशन करने के लिए कि दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे तो हमारा फेस्टिवल मनेगा ही नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि चलिए अब ग्रीन क्रैकर्स छोड़िए, लेकिन उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार ने जिस गैर जिम्मेदारी के साथ काम किया, वो अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। भूपेंद्र यादव तो कहते कि 450 से ऊपर AQI नहीं गया, कहीं तो जिम्मेदारी ले। सरकार बार बार हर मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई दिखी। जब लोगों का दबाव पड़ा
तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला, तब भी भूपेंद्र यादव ने अपने बयान बदल दिया। पहले वो कह रहे थे अरावली बड़ी अच्छी है, बाद में उन्होंने उस पर भी बयान बदला। मतलब सरकार की जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, सरकार उन जिम्मेदारियों में बिल्कुल फेल होती हुई दिखी। और थोड़ा सा जनता ने समझदारी करी, जनता ने दबाव बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस किया उस फैसले को। नहीं तो हम लोग आज एक और लड़ाई में खड़े होते और अरावली को मरते हुए हम लोग देखते। तो कोई हीरो है 2025 का? कोई हीरो आपके हिसाब से है या जनता को मानते हैं हीरो? कुछ भी नहीं, देखिए हीरो तो क्या होते हैं, हीरो तो क्षणिक होते हैं। कोई हीरो हो गया एक समय में, सही बात है कि लड़ाई लग रहे हैं तो हमारे हीरो तो सेना हो जाती है। कभी जब आज अरावली को बचाने की बात हुई तो वो लोग हीरो हो गए। तो हीरो तो यही होते हैं अलग अलग समय पर। लेकिन विलेन की ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, विलेन से बचना है, विलेन ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मामला क्या है, हीरो, अब देखिए अकेला विलेन नहीं बचा, अब हीरो और एंटी हीरो एक वो भी मामला है। और विलेन तीसरी कैटेगरी आ गई। तो एंटी हीरो कौन है, हीरो कौन है, ये हमको देखना है। यू आर राइट ब्रो। ओके शीतल जी, मैं ये सोच रहा हूं कि 2026 में ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें बंगाल और असम से होंगी, क्योंकि तमिलनाडु में पता है बीजेपी, वहां स्टालिन मजबूत है। केरल में भी वहां कांग्रेस और एलडीएफ के बीच मुकाबला है, यूडीएफ एलडीएफ, और पुदुचेरी में शायद थोड़ा बहुत चांस उनको लगता होगा अपने लिए। बंगाल और असम, अगर बीजेपी इनमें से, शीतल जी, दोनों जीतती है तो क्या सीन बनेगा 26 में? एक जीतती है तो क्या सीन बनेगा? और अगर एक भी नहीं जीतती है तो क्या सीन बनेगा? देखिए, अगर वो बंगाल जीत जाती है तो निश्चित तौर पर वो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा, और जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस चुनाव में देखिए, उनका पिछला जो विधानसभा में डिफरेंस था वो करीब 10% का था, लेकिन लोकसभा में वो डिफरेंस घटा था और 7% यानी 2% का उसमें अंतर आ गया था। तो अब वहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जो SIR को लेके जो चीजें हो रही हैं वो हमारे सामने है। SIR का इफेक्ट होता है, वो भी हमारे सामने है। अब लेकिन एक चीज का दूसरा भी इफेक्ट होता है कि जो सत्ता में रहते हैं, अगर वो कुछ चुनाव से पहले औरतों वगैरह के लिए कोई ऐसा फैसला लेके आ जाते हैं कैश वगैरह बांटने का, तो उसका भी असर हम देख रहे हैं चुनाव में जगह जगह हो रहा है। तो अभी हमें देखना है कि ममता बनर्जी के अपने कौन से कार्ड्स हैं जो वो प्ले करने वाली हैं। जो कार्ड्स बीजेपी को प्ले करना है वो तो मैदान में है। घुसपैठिया की समस्या पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने पर वो पूरी तरह से आमादा है। और लेकिन बंगाल असली चुनौती है, और बंगाल के चुनाव में देखना होगा कि क्या नतीजे किस तरफ आते हैं, क्योंकि लेकिन असली मुद्दा तो वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है। क्योंकि वहां जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो पहले ममता बनर्जी के ही राइट हैंड हुआ करते थे और लेफ्ट से सत्ता छीनने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी उस पर्टिकुलर इलाके में, जहां वो शिंगूर और नंदीग्राम के जो कांड हुए थे, नंदीग्राम से वो विधानसभा लड़ते हैं, तो उस इलाके में उनका उनके पिता का, वो पुराने मतलब वहां के राजनीतिक परिवार हैं और उनका हर तरह का असर है, बाहुबली माने जाते थे। अब वो एकदम सांप्रदायिक भाषा बोल रहे हैं खुलेआम, क्योंकि कोई हमारी संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग है, हाई कोर्ट्स हैं, ये सब एक तरफा व्यवहार करते हुए मिल रहे हैं। जिन मामलों में वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं, वो इन लोगों के चाहे जिस स्तर के बयान हो, चाहे जिस स्तर की हिंसा हो, कुछ भी उस पर करते हुए नजर नहीं आते। विजय त्रिवेदी, विजय जी, मैं ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। राजकिशोर, आपको भी लगता है सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा 2026 में ममता बनर्जी के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की होगी? मैं सहमत हूं इस बात से। मुझे लगता है कि असम में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, और आप माने न माने, भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन भ्रष्टाचार का एक मुद्दा जब वो एब्स्ट्रैक्ट में होता है, जब वो पीछे चल रहा होता है, तो लोगों के दिलो दिमाग में वो चीज घर करती है। और मैं ऐसा मान रहा हूं कि धीरे धीरे सिर्फ असम नहीं, सभी जगहों पर ये एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है। और हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं उनको ये जरूर दिखाई पड़ता है, जरूर समझ में आता है कि भाई किसको क्या मिल रहा है और किसको क्या मिल सकता था, नहीं मिल पाया। और ममता बनर्जी की चुनौती निश्चित तौर पर 3 बार वो वहां पर रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब वो कह रही है कि उसके लिए वो सत्ता की लड़ाई नहीं, वो सभ्यता की लड़ाई है, देश की अखंडता की लड़ाई है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से वहां पर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो वहां तो पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ऐसा वाकई मानना है, जो सूचना भी अभी तक आ रही है, कि हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी राह बहुत आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पर असम में तमाम जो प्रशासनिक विषय हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और कोई कुछ भी कहे, गौरव गोगोई हो चाहे सेकिया हो, ये लोग अगर कांग्रेस वहां पर एकजुट होकर लड़ती है तो मुझे लगता है कि उनके लिए समस्या हो। लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर लड़े, ये अपने आप में कई बार आप जानते हैं कि बड़ा समस्या वाली बात हो जाती है तमाम जगह पर। चढ़ा समझाओ इसे,
समझा। बाकी तमिलनाडु के बारे में मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में बोलने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि इधर जाना आना हुआ नहीं है मेरा और बहुत ज्यादा वहां के बारे में बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, केरल थोड़ा सा बात हुई है। वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत आसानी से आ रही है, मतलब एलडीएफ जा रही है, यूडीएफ आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे वहां पर प्रतीत होता है। पुदुचेरी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इन 3 स्टेट्स के बारे में मैं इस बात से सहमत हूं विजय जी की कि ममता जी के बाद अगर सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है तो वो हिमंतो बिश्व शर्मा के सामने। और यहां एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, हिमंतो बिश्व शर्मा को झारखंड में प्रभारी बनाकर घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा मैस्कट बनाया गया था, वहां पर वो पूरी तरीके से फेल हुए। अब आए ना लाइन पे कि कांग्रेस का क्या कुछ दांव पर है, बताइए जरा। देखिए, बंगाल में उनका स्टेक पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, हम सबको पता है। केरल में उनका स्टेक पर है, असम में उनका स्टेक पर है, और पुदुचेरी शायद, तमिलनाडु में भी, क्योंकि वो छोटे पार्टनर है। आप भी मानते हैं पंकज जी? केरल में तो देखिए, इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये साफ दिखाई दे। बंगाल में आप कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले से कांग्रेस की स्थिति बंगाल में बेहतर रही। असम में जैसा सब लोग कह रहे हैं, मैं भी आपको बताता हूं कि इस बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनना मुश्किल है। बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछली बार की तुलना में दुगनी हो जाएंगी बंगाल में? ऐसी कोई स्थिति है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तमिलनाडु में अब जैसे तिरुवनंतपुरम के जो चुनाव नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फेवरेबल थे, तो तमिलनाडु में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार के चुनावों में तो उसका कोई भविष्य नहीं है। तमिल समागम के नाम पर जिस तरह से बहुत एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी खुद दिलचस्पी देकर काम कर रहे हैं, शायद 13 जनवरी को तमिलनाडु जा भी रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो तमिलनाडु पर जोर पूरा है। अमित भाई शाह बंगाल पर पूरा जोर दे रहे हैं, लेकिन न बंगाल में और न तमिलनाडु में दूर दूर से कोई संभावना भारतीय जनता पार्टी की है नहीं। केरल में तो सवाल उठता नहीं है। असम इस बार सचमुच मुसीबत में है, बहुत गहरी मुसीबत में है। अगर असम में कांग्रेस की सरकार बन जाती है और बंगाल में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है, तमिलनाडु में ठीक है कि डीएमके के साथ, सहयोगी दल के साथ उसका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। केरल की सरकार भी बन रही है कांग्रेस की, तो 2026 की शुरुआत मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए थोड़ी सी बेहतर तरीके से हो रही है। बहुत भाई मजा आया, बढ़िया। ओके रविंदर, आपको भी लगता है कि इस बार ऐसा, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत सकती हैं, ये नहीं कह सकते कि वो हार ही रही हैं, कुछ भी हो सकता है। असम में कांग्रेस का चांस है, उसी तरह तमिलनाडु में स्टालिन आगे हैं, केरल में कांग्रेस का चांस है। आपको लगता है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए 2026 संजीवनी लेकर आ सकता है? बिल्कुल लेके आ सकता है, और यही साल है। अगले साल फिर दिक्कत होने वाली है। अगले साल फिर पांच स्टेट्स के चुनाव, जिसमें यूपी उत्तराखंड है, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। उसमें गुजरात और हिमाचल भी है अगले 27 में, और फिर उसमें राष्ट्रपति का चुनाव भी है। तो इनके पास जो हासिल करने के लिए है वो 26 कई बरस है। इस साल में 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा स्टेक, हमने जैसे बात किया, तो कांग्रेस का या विपक्षी खेमे का यहीं पर है, और सब जगह पे ब्राइट चांसेस हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने जिस तरह से पेश किया है, योगी आदित्यनाथ के बाद वो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं मुख्यमंत्रियों में, तो उनके लिए सेटबैक है। क्योंकि देखिए, इस तरह की जब राजनीति की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं विकास या डेवलपमेंट के काम छूट जाते हैं, और जो करप्शन है वो हावी हो जाती है। और जिस तरह से हम लोगों ने विरोध देखा है ट्राइबल इलाके में, वो भी पहले नहीं देखा ऐसा, वो बहुत ज्यादा विरोध है। और गौरव गोगोई को जो समर्थन मिला है, क्योंकि जहां से वो जोरहट से चुनाव जीते हैं लोकसभा का, वो सीट उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी, उनको फंसाया गया था वहां पर, लेकिन वहां भी वो चुनाव जीत गए, उसका उनको बड़ा लाभ हो गया। और उनको चुनाव हराने में कांग्रेस के साथ साथ हेमंता बिश्वा शर्मा बहुत सक्रिय थे, कांग्रेस भी थी और हेमंता भी थे, लेकिन वहां से वो चुनाव जीत के आ गए, तो वो अपने आप एक नेचुरली लीडर वहां पर बन के उभरे हैं, और उनको अच्छा खासा जन समर्थन वहां पर मिल रहा है। उन तमाम कम्युनिटीज का भी मिल रहा है जो कि इनके पिताजी के साथ थी। और देखिए, अल्टीमेटली तो हैं तो दोनों एक ही गुरु के शिष्य ना। हेमंता बिश्वा शर्मा भी उसी गुरु के शिष्य हैं जिसके गौरव गोगोई हैं। तो है तो इन दोनों के बीच की ही लड़ाई, लेकिन वहां पर इस बार लड़ाई मजबूत है, और गौरव गोगोई, लगभग ये मान के चले कि गौरव गोगोई को एक बड़ा लीडर के तौर पर वहां मान लिया गया है। और सब चंगासी, और देखिए, पौंडीचेरी में एन रंगास्वामी है। एन रंगास्वामी भी कांग्रेस के ही नेता थे, पहले कांग्रेस की पार्टी से मुख्यमंत्री थे, वहां पर चले गए, अपनी पार्टी बनाई, एनडीए के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री हैं। तो मुकाबला वहां पर एन रंगास्वामी वर्सेज जो पलनीस्वामी, वहां भी पलनीस्वामी है जो एमएस थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब मनमोहन सिंह सरकार में, तो वो मुख्यमंत्री बन गए थे, वहां पर उन्हीं का मुकाबला है।
तो इस बार वहां पर भी काफी अच्छे चांसेस हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत पाए, लेकिन क्योंकि वहां पर डीएमके और एडीएमके उन दोनों का स्टेक ज्यादा नहीं है, बीजेपी भी बहुत छोटा दल है, तो वहां आज भी जो मुख्य मुकाबला है वो उन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में। तो विपक्ष के लिए वाकई अच्छा समय है, हो सकता है जीत जाए तो, बाकी तो देखिए। ठीक है, ओके। हाँ, पर लेकिन एक फैक्टर ज्ञानेश कुमार को हमको फिर भी याद रखना पड़ेगा। ये तो लेने के देने पड़ गए।